तो जब पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है और पोषण किस प्रकार से होता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जंतु होते हैं जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है और जंतुओं में जो पोषण होता है कितने चरण में संपन्न होता है, इनके बारे में बात करना है। जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है और मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे मानव के बारे में कि जो मानव होते हैं मानव में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से पाई जाती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट। जो जंतु में पोषण की प्रक्रिया होती है ये पोषण की प्रक्रिया 5 चरणों में पूरे होती है। सबसे पहला चरण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतःग्रहण। इसमें क्या होता है आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो भोजन होता है उसको हम लोग मुख में ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं अंतःग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार से बात कर लें, जब हम लोग भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो उसको पाचक अंगों द्वारा कुछ इस प्रकार से जब पाचन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दूसरा भाग हो गया जिसमें हम लोग क्या किया जा रहा है, पाचन किया जा रहा है। तीसरे भाग में जितने भी भोज्य पदार्थ को पाचन किया जाता है उस भोज्य पदार्थ को जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं उनको क्या किया जाता है, पाचक अंगों द्वारा अवशोषित किया जाता है। कुछ इस प्रकार से आंत है अवशोषण कर रही है, कुछ इस प्रकार से अवशोषण की क्रिया होती है और अवशोषण करने के पश्चात उसको जो अवशोषित किया हुआ पोषक पदार्थ है खनिज लवण है उस खनिज लवण को कोशिका तक पहुंचाते हैं। जब कोशिका तक पहुंचाते हैं तो उस भाग को हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रकार से चौथा चरण की बात किया गया, स्वांगीकरण किया जाता है। फिर 5वें चरण में क्या किया जाता है, स्वांगीकरण करने के पश्चात जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बहिष्कृत कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से बहिष्करण हो जाता है। तो इस प्रकार से बात कर लिया जाए जो पोषण की क्रिया होती है ये 5 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां बहिष्करण। इस प्रकार से बात कर लिया जो पोषण की प्रक्रिया होती है ये इस प्रकार से पूरी हो जाती है। तो आइए हम लोग आगे बात करने वाले हैं जो पोषण की प्रक्रिया होती है, जो पाचन की प्रक्रिया होती है ये पाचन की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पाचन के बारे में। आइए हम लोग जाने कि पाचन कहते किसको। पाचन में क्या होता है दोस्तों कि जब क्या होगा कोई जटिल व अघुलनशील पदार्थ हो और उस जटिल और अघुलनशील पदार्थ को क्या किया जाए, भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा दोस्तों, भौतिक क्रिया द्वारा व रासायनिक क्रिया द्वारा क्या किया जाएगा। अब बात कर ले भौतिक एवं रासायनिक क्रिया क्या होती है। भौतिक एवं रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो भोजन रहेगा जब उसको दांतों के माध्यम से कूचा जाता है, दांतों के माध्यम से चबाया जाता है तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया का मतलब तोड़ फोड़ करना। जब हम लोग भोजन के अणुओं को तोड़ते हैं चबाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं भौतिक क्रिया। अब बात कर लेते हैं रासायनिक क्रिया क्या होती है। रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि उसके साथ साथ जो लार ग्रंथियां होती हैं वो लार ग्रंथियां पाचक एंजाइम छोड़ती हैं और वो एंजाइम उसको तोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक क्रिया। तो इस प्रकार से बात कर ले कि जो जटिल और अघुलनशील रहेगा पदार्थ रहेगा उस पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक क्रिया द्वारा परिवर्तित करेंगे। किसमें परिवर्तित करेंगे दोस्तों, सरल व घुलनशील में परिवर्तित करेंगे तो उस क्रिया पाचन कहते हैं। पाचन का मतलब हुआ कि कोई भी जटिल और अघुलनशील पदार्थ रहेगा उस पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक क्रिया द्वारा सरल और घुलनशील में परिवर्तित किया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन बोलेंगे। पाचन की परिभाषा लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस प्रकार से बात की हम लोगों ने अभी तक पाचन के बारे में बात किया और साथ ही पाचन की परिभाषा के बारे में बात किया। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो पाचन की क्रिया होती है किस अंगों द्वारा होती है। तो बात किया जाए जो पाचन की क्रिया होगी एक पाचन तंत्र के द्वारा होगी। तो आइए अगली परिभाषा हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र क्या हो। तो अब हम लोग बात करने वाले दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में। तो जो पाचन तंत्र होता है ये मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बनाता है। सबसे पहले होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आहार नाल
और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां। आइए हम लोग इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। आइए चित्र के साथ इसको देखते हैं। उन्होंने बात किया था पाचन के बारे में कि पाचन क्या होता है और किस प्रकार से होता है। अब हम लोग बात करने चले जो पाचन की क्रिया होती है किस प्रकार से पूरी होती है, इसके बारे में बात करने चल रहे हैं कि इसके लिए एक प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों से आहार नल होता है और हम लोग बात कर ले कि आहार नल किसे कहते हैं। तो आहार नल का मतलब होता है कि ये जो मुख है, इस मुख से लेकर इस भाग, ये गुदा द्वार है, मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक का जो भाग रहता है, ये पूरा जो भी भाग है, इस पूरे भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मुख गुहा से कहां तक की भाग, कहां तक का भाग, गुदा द्वार, इतना जो भाग रहेगा, ये मुख गुहा से लेकर जो गुदा द्वार तक जो भाग रहता है, इसी भाग को हम लोग बोलते हैं आहार नाल कहते हैं। जो आहार नाल होती है इसकी लंबाई 9 मीटर होती है और फीट में बात कर लिया जाए तो लगभग 32 फीट होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने बात की कि जो आहार नाल होता है क्या होता है। अब हम लोग बात कर ले जो मुख गुहा से लेकर के जो गुदा द्वार तक कितने भाग हैं, आहार नाल के कितने भाग आते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मुख गुहा की शुरुआत होती है, जब आहार नाल की शुरुआत होती है तो ये मुख से होती है। तो सबसे पहला क्या रहेगा, मुख गुहा रहेगा। सबसे पहला मुख गुहा, ये बात कर ली, ये मुख गुहा हो गई। अब मुख गुहा जैसे ही यहां तक समाप्त होगी उसके बाद तुरंत आ जाती है ग्रासनली, और जैसे ही ग्रासनली समाप्त होती है ये भाग आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आमाशय, और जैसे ही आमाशय समाप्त होता है वैसे छोटी आंत आ जाती है, और जैसे ही छोटी आंत समाप्त होता है और आ जाती है फिर बड़ी आंत। इस प्रकार से बात कर लिया जाए, ये इतने पाचक अंग होंगे। इतने पाचक अंगों के बारे में अभी हम लोग को चर्चा करना है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में कि कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती। तो सबसे पहले मुख में पाचन ग्रंथि पाई जाएगी, लोग बोलते हैं लार ग्रंथि, और दूसरी ग्रंथि जो रहेगी, दूसरी ग्रंथि पाई जाएगी जो अमाशय के पास पाई जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे और पित्ताशय यकृत, और जो तीसरी रहेगी जिसको हम लोग बोलेंगे अग्न्याशय। इस प्रकार से, और चौथी जो बात कर ले आत्र ग्रंथियां, कुछ आंत में भी ग्रंथियां पाई जाएंगी जिनको हम लोग आत्र ग्रंथियां बोलेंगे। इस प्रकार से बात कर लें, ये तो था हम लोगों ने बात किया ग्रंथियों के बारे में, और ये हम लोगों ने बात किया पाचक अंगों के बारे में। तो आइए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे मुख गुहा में, और मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इस प्रकार से हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे। बिल्कुल आप सभी लोग को डाउट्स नहीं रखना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़िया ढंग से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करने चल रहे हैं मुख गुहा के बारे में कि मुख गुहा क्या होता है और उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। आइए इनके बारे में मुख गुहा की बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मुख गुहा कहते किसको है। तो ये जो मुख होता है, इस मुख का जो पीछे जो द्वार होता है, जो पिछला भाग होता है, उसी पिछले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मुख के पिछले भाग को क्या बोलेंगे, मुख गुहा कहते हैं। अब बात कर ले जो मुख गुहा होता है, इसमें मुख्य रूप से दो रहते हैं, दांत रहता है और उसके बाद जीभ रहती है, और साथ ही मुख में ही क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। ये इतने भाग पाए जाते हैं मुख गुहा के अंदर। आइए हम लोग एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करने चले दांत के बारे में। तो जो दांत होता है, यदि कोई वयस्क है, एडल्ट है, तो उसमें जो दांत रहता है उसमें दांतों की संख्या 32 रहती है, और जब छोटा रहता है तो उसमें दूध के जो दांत रहते हैं वो रहते हैं 20 रहते हैं। इस प्रकार से बात कर लिए जाए
जो पूरे जीवन काल में जो होता है, जो मानव होते हैं जीवन काल में टोटल दांतों की संख्या 52 हो जाती है। तो जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कृंतक, और दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्र चर्वणक और चौथा होता है चर्वणक, जिसको हम बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इस प्रकार से जो मानव होते हैं, मानव में 4 प्रकार से दांत पाए जाते हैं। जो आगे के जो दांत 4 दांत दिखाई देते हैं, ये जो आगे के जो दांत दिखाई देते हैं, जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, जो आगे के जो दांत दिखाई देते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कृंतक बोलते हैं। और जो साइड में जो नोकीले 2 दांत दिखाई देते हैं उन दांतों को हम लोग बोलते हैं रदनक, और उसके जो पीछे ठीक 2 दांत होते हैं अग्र चर्वणक बोलते हैं, और उसके जो पीछे होते हैं उनको हम लोग चर्वणक बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दांतों के बारे में बात किया कि दांत क्या होते हैं। एक प्रकार के पाचक अंग होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को तोड़ने फोड़ने का कार्य करते हैं और चबाने का कार्य करते हैं। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं जीवा के बारे में। तो इसका कार्य जो होता है, यह भोजन को पलटने में सहायता प्रदान करता है, या फिर बात करें स्वाद को बताता है। ये क्या करता है, भोजन में स्वाद को बताने का कार्य करता है। और साथ में बात करें जब हम लोग भोजन करते रहते हैं तो उस अवस्था में भोजन को पलटने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने बात किया कि जो दांत होते हैं, दांत किस प्रकार से पाचन का कार्य करते हैं। आइए हम लोग बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि लार ग्रंथि किस प्रकार से पाचन का कार्य करती है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं लार ग्रंथियों के बारे में। तो जो मानव होते हैं, ये इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। बात कर ली जाए कि जो लार होता है, उस लार में मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और ये जो टाइलिन होता है, ये क्या करता है, मुख में मंड को पाचन में, जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च को पाचन में सहायक होता है। साथ ही लाइसोजाइम निकलता है, और जो लाइसोजाइम निकलता है ये क्या करता है, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के साथ हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया भी चले जाते हैं, और जो बैक्टीरिया जाते हैं उसको मारने के लिए पाया जाता है लाइसोजाइम। ये क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करने देता है। इस प्रकार से बात कर लें कि जो प्रतिदिन जो होता है हमारे शरीर में 1.5 लीटर तक जो होता है लार ग्रंथियों से लार निकलता है। हम लोग बात कर लें तो प्रतिदिन हमारे शरीर से 1.5 लीटर लार बाहर निकलता है। हम लोगों ने बात किया कि क्या होता है कि जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं, और लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और जो किसका पाचन करता है, मंड का पाचन करता है। लार में लाइसोजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, जीवाणु का भक्षण करता है। लार कितना प्रतिदिन निकलता है, लगभग 1.5 लीटर निकलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया लार के बारे में। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं अगले ग्रंथि के अगले पाचक अंग के बारे में। अब हम लोग अगला पाचक अंग पढ़ने वाले हैं ग्रासनली के बारे में। तो आइए ग्रासनली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इधर एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आने वाले हैं ग्रासनली के बारे में। तो ग्रासनली क्या होती है कि जो मुख्य गुहा है, इस मुख्य गुहा का जो पिछला भाग रहेगा, ये जो पिछला पाइप जैसी नली है, इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रासनली बोलते हैं। क्या बोलेंगे कि जो मुख्य गुहा है, मुख्य गुहा के पिछले भाग को ही क्या बोलते हैं, ग्रासनली। ग्रासनली होती है, इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर की आती है। इसमें जो होता है किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, और किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ये क्या करता है, भोजन को मुख से ये आमाशय तक ले आने का कार्य करता है। ये क्या करेगा, जितने भोजन को ग्रहण मुख गुहा से आमाशय तक लाने का कार्य करता है। और ये जो भोजन को लाता है तो ये क्रमानुकुंचन के द्वारा लाता है। आगे बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगला आमाशय के बारे में। तो आइए हम लोग जानेंगे कि आमाशय क्या होता है। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम लोग बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आमाशय के बारे में। आइए हम लोग बात कर लेते हैं आमाशय के बारे में कि आमाशय क्या होता है। जब हम लोग आमाशय के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और ये जो होता है जे के आकार का होता है।
कुछ जे के आकार का होता है। और बात कर लिया जाए इसमें जो होता है सबसे अधिक टाइम तक जब हम लोग भोजन की क्रिया करते हैं तो सबसे अधिक टाइम तक जो है भोजन जो होता है इसी भाग में रुका होता है, आमाशय के अंदर ही रुका होता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन से पाचक अंग में सबसे अधिक टाइम तक भोजन रुका रहता है, तो उसका सही जो हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका जो आंसर होगा उसका आंसर होगा आमाशय के अंदर। इसके अंदर लगभग 4 घंटे तक भोजन रुके होते हैं। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। जो आमाशय होता है इस आमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। एक भाग होता है ऊपर की तरफ, ये इस तरफ होता है जिसको हम लोग कार्डियक भाग बोलते हैं, और दूसरा जो बीच में भाग होता है उस भाग को फंडिक बोलते हैं, और जो तीसरा सबसे लास्ट जो छोटी आंत की तरफ मिला होता है उसको हम लोग पाइलेरिक बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग बात कर ले कि जो आमाशय होता है आमाशय में 3 भाग पाए जाते हैं। आइए एक एक के बारे में थोड़ा सी जानकारी प्राप्त कर लें। तो हम लोग जब बात करेंगे कार्डियक के बारे में तो ये जो होता है कार्डियक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हृदय की तरफ रहता है, और इसके अंदर जो होता है HCl अम्ल जो होता है वो बनने का कार्य करता है। कि जो कार्डियक होगा यह आमाशय का सबसे ऊपरी भाग रहेगा, ऊपरी भाग होगा। और साथ ही बात कर ले इससे कौन सा अम्ल निकलेगा, HCl निकलेगा। और बात कर ले कि जो HCl निकलता है ये क्या करता है, जितने भी जीवाणु, जितने भी भोज्य पदार्थ में जीवाणु रहते हैं उन जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया कार्डियक के बारे में। आइए हम लोग बात कर लेते हैं फंडिक के बारे में। तो जो मध्य भाग रहता है इसको एक हम लोग बोलते हैं फंडिक, और जो फंडिक है इसके अंदर पाए जाते हैं रूजी। ये जो कांटे जैसी संरचना दिखाई दे रही है इस कांटे जैसी संरचना को हम लोग रूजी बोलते हैं। रूजी क्या करता है कि भोजन को आगे बढ़ने से रोकता है। जब तक पूर्ण रूप से भोजन पाचन नहीं हो जाता है तब तक ये रोके रखता है। और बात करें इसके साथ साथ इस भाग से म्यूकस स्रावित होता है। आप लोग जानते होंगे कि जो HCl होता है ये बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है। तो ये क्या कर फंडिक भाग होता है, फंडिक स्रावित करता है म्यूकस। और जो म्यूकस होता है जब म्यूकस जो है क्षार स्रावित करेगा, तो जब क्षार और अम्ल मिलते हैं इससे क्या होता है, भोजन उदासीन हो जाता है, उसकी अम्लता खत्म हो जाती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पाइलेरिक भाग को। ये जो होता है आमाशय का पीछे का भाग होता है, पीछे का भाग रहता है। जो क्या होता है, ये जो आमाशय का जो पीछे भाग है, ये पीछे का भाग है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइलेरिक। और जो पाइलेरिक होता है इसमें पाई जाती है जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जो जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो जठर ग्रंथि पाई जाएगी और उस जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस निकलता है। और जो जठर रस निकलता है सबसे पहले क्या करता है, वो क्या करता है, उससे एक एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनिन, और दूसरा एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन बोलते हैं। रेनिन क्या करता है, ये दूध को जो है, ये दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूध को परिवर्तित करेगा किसमें, दही में परिवर्तित करता है। और जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को परिवर्तित करता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में परिवर्तित। इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया जो ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस क्या करता है, दूध को रेनिन की सहायता से दही के रूप में परिवर्तित कर देता है, और जो प्रोटीन रहता है प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है किसमें, पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया अभी तक आमाशय के बारे में। इतने के बारे में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग अगले भाग पर चलते हैं। अगला भाग हम लोग बात करेंगे छोटी आंत के बारे में। तो इतना आप लोग इसे अगले वीडियो के साथ